आज हम बात करेंगे सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ अवेयरनेस की। आप सब लोगों ने तुलसीदास का नाम सुना है? कौन थे तुलसीदास? जिन्होंने रामचरितमानस की रचना करी। ठीक है, एक बिल्कुल गरीब परिवार में पैदा हुए, खाने के लिए भोजन भी नहीं होता था, अनाथ हो गए। जिस माँ ने गोद लिया था वो भी 7 साल की उम्र में चली गई, है ना। दर दर भटकते रहे, कोई था नहीं। चित्रकूट में जाके, जहाँ बंदर थे बहुत सारे, वहाँ एक टूटा फूटा हनुमान जी का मंदिर था, वहाँ अपना निवास बना लिया। उन बंदरों के साथ रहते थे। उन बंदरों को लोग खाने के लिए कुछ भी दे जाते थे, उसमें से अपना पेट भर लेते थे। तो ऐसे करके जीवन यापन हुआ। उसके बाद अयोध्या चले गए, उसके बाद काशी चले गए और मन में ये संकल्प करा कि मैंने अपने जीवन को सार्थक करना है। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सुर मैंने क्या होता है? देवताओं को भी दुर्लभ है शरीर। देवता भी तरसते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार देवता स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन अगर उन्हें मोक्ष का अधिकारी होना है तो उन्हें पहले मनुष्य के चोले में आना होगा, मनुष्य की योनि के अंदर इस धरती पे जन्म लेना होगा। ठीक है, तब जाके वो मोक्ष के अधिकारी हो सकते हैं। देवता को भी वो पद नसीब नहीं होता जो मनुष्यों को मिल सकता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा कि बड़ी मुश्किल से चोला मिलता है। आप लोगों को कहानी पता है तुलसीदास जी की? तुलसीदास जी की कहानी से शुरू करते हैं, फिर आपको ये आज का जो कंसेप्ट है वो समझ आएगा। तुलसीदास जी की शादी होगी, उनकी पत्नी का नाम था रत्नावली, बहुत सुंदर थी। वो इतने आसक्त थे कि वो उसके बिना एक दिन भी नहीं रह पाते थे। तो वो एक दिन तुलसीदास जी को बिना बताए अपने मायके चली गई। उसको अचानक काम आ गया, वो अपनी पड़ोस में अपनी सहेली को बोल गई, भाई तुलसीदास जी जब आएंगे तो उनको बोल देना मेरे को घर जाना पड़ गया। तो तुलसीदास जी जब शाम को वापस आए और रत्नावली मिली नहीं, तो वो परेशान हो गए। तो पड़ोस वाली जो लेडी थी उसने बताया, भाई ऐसे करके वो तो अपने घर चली गई, कोई काम आ गया। तो तुलसीदास जी इतने बेचैन हो गए कि वो रुक नहीं पाए। आंधियाँ, तूफान, इतनी ज़बरदस्त बारिश चल रही थी, कोई भी नाव वाला ले जाने को तैयार नहीं था। बीच में एक नदी पड़ती थी उनके ससुराल तक जाने के लिए। नदी के अंदर कूद पड़े और एक लाश जा रही थी, उस लाश को ही नाव समझ के पकड़ के वो पहुंच गए वहाँ पे। जब वहाँ पहुँचे तो रत्नावली बड़ी हैरान हुई, भाई आपके अंदर इतनी शक्ति आ गई कि एक दिन भी आप नहीं रह सके मेरे बिना। तो उन्होंने, रत्नावली ने बहुत जली कटी सुना दी तुलसीदास जी को। जली कटी इन द सेंस कि सभ्य तरीके से सुना दी कि जितनी आसक्ति मेरे अंदर है, इतनी आसक्ति अगर भगवान राम में होती तो जीवन तर जाता। बस ये बात चुभ गई, क्योंकि एक ही वो है ना कि दिल पे लगेगी तो बात बनेगी। एक ही बात बहुत होती है दिल पे लगने के लिए। तो ये बात लगी, काशी गए, फिर अयोध्या गए, फिर रामचरितमानस पे काम करना शुरू करा। सारे काशी के पंडित उनके खिलाफ हो गए। भाई जो संस्कृत के अंदर वाल्मीकि ने रामायण लिखी हुई है, उसके अंदर क्या कमी है जो तुम्हें लोकल भाषा के अंदर, आम भाषा के अंदर, खड़ी बोली के अंदर रामायण को दोबारा रचने की आवश्यकता होगी? तो तुलसीदास जी बोले कि उसको सिर्फ ब्राह्मण वर्ग पढ़ पाता है संस्कृत को, वो आम जन की भाषा नहीं है। उस भाषा को लोगों तक पहुंचाने के लिए, हर घर के अंदर राम कथा पहुंचाने के लिए, राम का चरित्र पहुंचाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ ये। तो उन्होंने अपना पूरा जीवन राम को समर्पित कर दिया और रामचरितमानस जैसी ग्रंथ की रचना हुई, जो पूरे हिंदू समाज के लिए तो कम से कम सबसे बड़ा एक ग्रंथ है और सभी घरों में लगभग पढ़ा जाता है। और सबसे ज़्यादा जो प्रचार है वो रामचरितमानस का होता है। तो एक ऐसे जगह से निकल के और क्या चीज़ वो बनी। तो जो हमारा शरीर है मनुष्य की, इतनी ज़्यादा क्षमताएं हैं कि हम बड़े बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों को अंजाम दे सकते हैं। हर बीज के अंदर वृक्ष बनने की संभावना छिपी हुई है। उसको सही दिशा दशा मिलने की आवश्यकता होती है, अनुकूल परिस्थितियाँ मिलने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आज हम वही जानेंगे कि आपको अपना सेल्फ अवेयरनेस कैसे होनी है, आपको अपनी डिस्कवरी कैसे करनी है। आप क्या हैं, मैं कौन हूँ, ये कैसे जानना है आपको। आप इस संसार में किस लिए आए हैं, ये कैसे जानना है। वो उसका तरीका क्या है, उसके टूल्स क्या हैं, टेक्निक क्या है। ठीक है ना, वो चीज़ आपको समझ आएगी। सेल्फ डिस्कवरी के लिए सबसे पहले हमें एक यात्रा करनी पड़ती है, एक जर्नी करनी पड़ती है। सेल्फ डिस्कवरी का मतलब है अपने आप को ढूंढना, अपने मैं को ढूंढना। जब से इस सृष्टि बनी है, आदमी के लिए सबसे बड़ा प्रश्न यही रहा है, मैं कौन हूँ। सबसे बड़ा प्रश्न रहा ये। सारे धर्मों की उत्पत्ति का कारण एक ही प्रश्न है, मैं कौन हूँ। सारे दर्शनों की उत्पत्ति का कारण एक ही है कि मैं कौन हूँ। तो इसका अर्थ क्या है कि दुनिया में अब तक, जब से इस दुनिया बनी है तब से लेके अब तक, सबसे बड़ा और मूलभूत प्रश्न ये है कि मैं कौन हूँ। आदमी इसी की तलाश में है। अपने आप को पता लगाना कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ।
इस दुनिया में मैं क्यों आया हूँ, क्या उद्देश्य है मेरे यहाँ आने का। ठीक है, तो सबसे बड़ा प्रश्न है, और उसकी डिस्कवरी करने में पूरी उम्र निकल जाती है। आदमी को समझ नहीं आता कि मैं हूँ क्या। जब 10वीं 12वीं क्लास में बच्चा आता है, उसको ये नहीं पता होता कि मैंने कौन सा सब्जेक्ट लेना है, मैंने जीवन में करना क्या है। जो माँ बाप ने कह दिया, जो बच्चों ने जो साथ पढ़ते हैं उन्होंने कह दिया, जो टीचर्स ने कह दिया, जो मेंटर ने कह दिया, जो नेट पे ढूंढ लिया, इधर से पता लग गया, बच्चा वो ले लेता है। हमारे टाइम में तो होता था कि साइंस वो बच्चा लेगा जो होशियार है, कॉमर्स वो बच्चा लेगा जो मीडियम है, और आर्ट वो बच्चा लेगा जो क्लास में सबसे जिसके कम नंबर आते हैं। हमारे टाइम में तो ये क्राइटेरिया था, अब थोड़ा बदला है, लेकिन अभी भी बच्चों को एक्चुअल नहीं पता कि उनके अंदर क्या है, क्या चीज़ ऐसी है जो वो बाहर आनी चाहिए, जिसके लिए वो बने हैं। हर एक व्यक्ति की इस नेचर ने यूएसपी दी है, हर एक के पास एक यूनिवर्सल सेलिंग पॉइंट है, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी क्षमता है जिसके लिए पृथ्वी पर उसे भेजा गया है। अगर उसे वो समझ आ जाए बचपन में, जब वो बच्चा है, कि वो किस लिए इस धरती पे इस दुनिया में आया है, तो फिर वो तो चमत्कार कर सकता है। जैसे सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर जैसे लोग, उनको बचपन में समझ आ गया था कि मैं किस लिए बना हूँ। क्योंकि एक स्टडी के अनुसार एक आदमी को अपने में से बेस्ट निकालने के लिए कम से कम 10,000 घंटे चाहिए। 10,000 घंटे एक चीज़ पे मेहनत करेगा, तब वो उस चीज़ में एक्सीलेंस के लेवल पे जा सकता है। चाहे वो म्यूज़िक है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो किसी भी तरह की स्किल है। 10,000 घंटे चाहिए उसमें एक्सीलेंस लाने के लिए। ये आप लोगों ने देखा भी होगा। 10,000 घंटे का मतलब क्या हो गया? अगर आप 4 घंटे रोज़ देते हो तो लगभग 2500 दिन, और 2500 दिन का मतलब क्या होगा? कुछ बीच में छुट्टियाँ भी आएंगी, बीमारी भी आएंगी, लगभग 10 साल। क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं और 10 साल में 3650 दिन होते हैं। कुछ हमने काट पीट दिए तो लगभग 2500 दिन 10 साल में बनते हैं। तो आपको किसी भी चीज़ में महारत हासिल करने के लिए आपको 10 साल की आवश्यकता है। 10 साल अगर आप एक चीज़ पे लगे रहोगे, अगर आपको अच्छा सुनार बनना है तो आपको 10 साल की प्रैक्टिस चाहिए उसकी एक्सीलेंस तक जाने के लिए। अगर आपको एक अच्छा सर्जन बनना है तो आपको 10 साल चाहिए एक सर्जरी में एक्यूमेंट प्राप्त करने के लिए, वो स्किल प्राप्त करने के लिए जो आपको एक अच्छे सर्जन का तमगा देगी। ठीक है, इस तरह से हर चीज़ के अंदर है। तो ये जर्नी पूरी उम्र चलती है। जो जर्नी है ना, ये सेल्फ डिस्कवरी की, अगर बच्चे को ये बात समझ आ जाए कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ। अब बच्चे को ना तो समझाने वाला कोई है, कौन समझाएगा ये बात? जिम्मेदारी किसकी है? या तो पेरेंट्स की है या टीचर्स की है। ठीक है, आज वैसे भी 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है। तो कितने शिक्षक ऐसे हैं जिनको खुद पता है कि वो जीवन में करना क्या चाहते थे, जो बच्चों को बता पाएंगे ये बात? कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको पता है कि मैं क्या करना चाहता था, जब मैं अपने बच्चे को बता दूं कि मेरा बच्चा ये कर ले, उसके अंदर ये पोटेंशियल ईश्वर ने दी है। कितने लोग ऐसे हैं? उसका तरीका हमें सिखाया नहीं जाता, ना हमें घर में सिखाया जाता, ना हमें स्कूल में सिखाया जाता। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज़, सेल्फ डिस्कवरी। मैं क्यों हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरे होने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा प्रश्न है, और इस प्रश्न को हल करने का एक तरीका है। जैसे हर प्रश्नों को हल करने का एक तरीका होता है, एक वे है, एक रास्ता है, एक जर्नी है ना। तो वो जर्नी क्या है, वो हम 4 स्टेप में समझेंगे। सबसे पहली है रिफ्लेक्शन ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। आपको अपने, आप जितने भी साल के अभी हैं, यहाँ तक की आपने यात्रा की है, आपके अनुभव क्या रहे हैं पीछे। अगर आप मान लो 15 साल के बच्चे हैं, जब बच्चा आमतौर पे 10वीं क्लास में होता है, तो उसको ये सिखाओ कि बेटे आपके क्या क्या जीवन से 15 साल में, जब बच्चा समझदार होता है 5-6-7 साल की उम्र में, तो 6-7 साल का जो उसका अनुभव रहा है, जब से उसकी मेमोरी डेवलप होनी शुरू होती है, उसको पिछली चीज़ें याद होती हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस याद होते हैं, वो 7-8 साल के अंदर उसने क्या अनुभव करा है, उसको आदत डालो, जर्नलिंग की आदत डालो, वो लिखे उसको। क्योंकि आपको भी नहीं पता कि बच्चा अपने आप से क्या चाहता है, या बच्चा किस चीज़ के लिए दुनिया में आया है। तो आपको भी तभी हेल्प मिलेगी जब बच्चा खुद अपनी हेल्प करेगा और वो नोट करेगा कि मेरे पास क्या है। अगर आप 25 साल के हो तो आपके पास लगभग 18-20 साल का अनुभव है, जो आपकी मेमोरीज़ हैं, जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, पूर्व के अनुभव हैं, वो सारे के सारे आप नोट करो। फिर डॉट मिलाने होते हैं बहुत सारी, एकदम आपको समझ नहीं आएगा, खाली अनुभव से समझ नहीं आएगा, फिर आपको डॉट कनेक्ट करने होते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है? आइडेंटिफाई योर वैल्यूज़। बिना वैल्यूज़ के, बिना संस्कारों के, बिना गुणों के, बिना इथिक्स के जीवन बिल्कुल ऐसा है जैसे एक नदी बिना किनारों के है। अगर वो बिना किनारों के है तो क्या होएगा? ओवरफ्लो हो जाएगी, वो आस पड़ोस की चीज़ों को डुबोना शुरू कर देगी, है ना, बाढ़ ले आएगी। या उस जहाज की तरह से है जिस पे कोई कैप्टन नहीं है, तो क्या होगा? बिना कैप्टन का जहाज क्या होएगा?
या तो समुद्र की गहराइयों में डूब जाएगा, या किसी किनारे पे लग जाएगा, या तूफानों में टूट फूट जाएगा, क्या होगा उसका, ठीक है ना। तो वैल्यू सिस्टम एक बहुत जरूरी है। आपका वैल्यू सिस्टम आपको दिशा देता है, गलत सही की पहचान कराता है। जब आप मुसीबतों में होते हो, जब आप समस्याएं से घिरते हो, तब आपके लिए वो लाइट हाउस का काम करता है। तो खैर नेविगेशन सिस्टम ये अलग अलग आ गए हैं। पुराने ज़माने के अंदर जो समुद्र के अंदर जहाज और नौकाएं होती थी, वो कैसे कैसे रास्ता तय करती थी, वो ध्रुव तारे को देखती थी, या फिर लाइट हाउस लगे होते थे। बहुत पुराने टाइम में तो सिर्फ ध्रुव तारा ही होता था। ध्रुव तारा की जो दिशा है वो आपको बताती थी कि ये सप्तऋषि है, ये ध्रुव तारा है। सप्तऋषि के लास्ट के 2 तारों को मिला दोगे तो ध्रुव तारे तक जाएगी वो। तो इस तरह से वो डायरेक्शन करते थे, क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा कहाँ होता है, उत्तर की तरफ होता है। तो ध्रुव तारा जहाँ है वहाँ चलो तो उत्तर की तरफ पहुँच जाओगे। उसके बाद क्या होने लगा, लाइट हाउस लगाने लगे। एक समुद्र के किनारों पे या समुद्र के बीच में अलग अलग जगह पे लाइट हाउस लगाए जाते थे, वो डायरेक्शन बताते थे आपको। फिर कंपस आ गई। अब तो नेविगेशन सिस्टम ही खैर अलग, अब तो सैटेलाइट आने के बाद तो चीज़ें बदल गई हैं। तो वैल्यूज़ क्या हैं? वैल्यूज़ आपके लिए लाइट हाउस हैं। वैल्यूज़ आपके लिए वो मार्गदर्शक हैं जो आपके जीवन को दिशा देते हैं। जब आप रोड पे चल रहे होते हो, गाड़ी पे या बाइक पे, और आगे रेड लाइट आ जाए, और रेड लाइट होने के बावजूद भी आप उसको क्रॉस कर जाओ, तो ये डिसीजन किसने लिया कि क्रॉस करना है या नहीं करना है? ये आपके वैल्यू सिस्टम ने लिया, या आपके संस्कारों ने लिया। जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, समझी हैं, उन्होंने लिया। एक आदमी अगर कानून को मान्यताएं नहीं देता, एक आदमी अगर रूल्स को फॉलो नहीं करता, तो वो क्रॉस कर जाएगा लाइट को, लाल होने के बावजूद भी। और एक आदमी अगर संस्कार है, वैल्यू सिस्टम उसको पता है, तो रुक जाएगा लाइट पे। लाइट अल्टीमेटली एक निर्देश है आपके लिए, भैया अभी रुकना है, नहीं रुकोगे तो एक्सीडेंट हो सकता है और लोगों को नुकसान कर सकते हो आप। लेकिन आप फिर भी नहीं रुकते, आप क्रॉस कर जाते हो, तो इट मीन्स कि आप उस वैल्यू सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे। जो रूल्स रेगुलेशन कानून आपकी सुविधा के लिए बने हैं, समाज को चलाने के लिए बने हैं, उनको आप नहीं मान रहे, उनका उल्लंघन कर रहे हो। तो कोर वैल्यूज भी वो एक वैल्यू सिस्टम है जो आपको बनाना होता है। वो आपको नोट करना चाहिए कि आपकी वैल्यू सिस्टम क्या है, आप कितने ईमानदार हैं, कितने डिसिप्लिन हैं, कितनी और अन्य वैल्यू, बहुत सारी वैल्यूज पे एक अलग वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन सी वैल्यूज वर्च्यूज हो सकते हैं आपके अंदर, कौन कौन से गुण हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको वो नोट करना है। दूसरा पॉइंट है, पहला क्या था, आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हैं, पूर्व के अनुभव लिखने हैं। दूसरा, आपको अपना कोर वैल्यूज, अपना वैल्यू सिस्टम देखना है कि कौन से वैल्यू के साथ आप अलाइन करते हो। तीसरा क्या है, एक्सप्लोर योर पैशन। आपको अपना पैशन ढूंढना है। पैशन क्या होता है? जो आपको सोने नहीं देता। पैशन तो वही होगा ना जो आपको सोने ना दे, जो नींद नहीं आती जिसको पूरा करने के चक्कर में। अगर नींद आ रही है सही ढंग से, है ना, गदे बेच के आप सो रहे हैं, तो फिर पैशन कहाँ हुआ? पैशन तो वो है जो सोने नहीं देता। जुनून तो वो है जो आपको जगाए रखता है, जो आपको, यहाँ कहने का मतलब ये है कि आप नींद अपनी पूरी ना करो, ये कहने का मतलब नहीं है यहाँ। इसका कहने का मतलब है कि 24 घंटे जब भी आप अलर्ट होते हो, जब भी आप कॉन्शियस होते हो, वो आपके दिमाग के अंदर एक प्रेशर क्रिएट करता है, आपको बार बार पोक करता है कि आपको, आपका ये लक्ष्य है, आपको यहाँ पहुँचना है। वो आपका पैशन है। सेल्फ डिस्कवरी में पैशन जानने का रोल बहुत बड़ा होता है। हमने सचिन तेंदुलकर की बात करी, तो क्रिकेट उसका पैशन है ना, तभी तो वो क्रिकेट का भगवान बन पाया। क्योंकि बिना पैशन के आप 100% दे नहीं सकते, और बिना 100% दिए आप 100% बन नहीं सकते। बिना 100% दिए आप 100% नहीं बन सकते। अगर आप जीवन में एक्सीलेंस के लेवल तक जाना चाहते हो, तो आपके अंदर एक्सीलेंस के लेवल तक जाने के लिए पैशन भी उस लेवल का होना चाहिए, और कोई तरीका नहीं है। जितने बड़े लोगों को आप कामयाब होता हो देखते हो, उनको उनके जुनून ने ही कामयाब बनाया है। और उनका जुनून वो जलती हुई कंटिन्यूअस आग है जो उनको बार बार पुश करती है, बार बार अंदर से पोक करती है कि हाँ मुझे करना है। तभी तो अरुणिमा सिन्हा जैसे लोग, जो जिसकी एक टांग नहीं है, एक टांग एक्सीडेंट में कट गई है, वो एवरेस्ट को भी मात दे देती है, एवरेस्ट फतेह कर लेती है। तभी और कोई कारण थोड़ी है, उस पैशन की वजह से तो करती है। और क्या तरीका है? अगर वो पैशन नहीं होता तो उसे क्या जरूरत थी वहां पहुंचने की? उसके पहुंचे भी ना तो एवरेस्ट तो वहीं रहना था, या एक बंदा और कम पहुंच जाता तो क्या बता रही थी। तो जब जो आग है जो आपको जीने ना दे, वो आप नोट करो, वो ढूंढो, एक्सप्लोर करो उस पैशन को, उस जुनून को खोजो कि कहाँ है वो जुनून।
और इस यात्रा का सबसे अंतिम चरण है अंडरस्टैंडिंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अपना स्वॉट करना है। अगला वीडियो हमारा इसी पे होगा, अंडरस्टैंडिंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। आपको अपनी क्षमताएं खोजनी है, आपको अपनी ताकतें खोजनी है, आपको अपनी एबिलिटीज़, अपनी प्रतिभा खोजनी है, ठीक है, किस चीज़ में आप अच्छे हो, और आपको अपनी कमजोरियां भी खोजनी है। कमजोरियों को दूर करना है, ओवरकम करना है, ताकतों को बढ़ाना है, ठीक है ना। क्योंकि आपको पीछे कौन खींचता है? आपको पीछे आप स्वयं खींचते हो, कोई और नहीं खींचता। बेशक ईर्ष्या हम किसी और से करते हो। हमारी समस्या है ये कि हम दूसरे के ऊपर तो उंगली उठाने में बड़े माहिर हैं, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि 4 उंगलियां हमारी तरफ उठती हैं जब एक दूसरे पे उठाते हैं। हमेशा हमारी जो दृष्टि है वो बाहर गलतियां निकालने में लगती है, कभी अपनी गलती नहीं निकालते। जिस दिन व्यक्ति अपनी गलतियां निकालनी शुरू कर देता है, अपनी कमियां ढूंढनी शुरू कर देता है और उन्हें एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है, हाँ मेरे अंदर ये कमी है, उस दिन फिर वो बियॉन्ड बाउंड्रीज जाने की राह बना लेता है। वो सारे के सारे रास्तों को पार कर जाता है, सीमाओं के परे चला जाता है वो, ठीक है, सीमाओं के परे जा सकता है। वो कब जाएगा? जब वो अपनी कमियों को एक्सेप्ट करेगा, उन पे काम करे। क्योंकि बिना कमियों को एक्सेप्ट करे आप उन्हें दूर नहीं कर सकते। कमियों को दूर करने का तरीका एक ही है कि आपको उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो कि आसान काम नहीं है। क्योंकि हमने सारी उम्र उंगलियां दूसरे पे उठाई हैं। कबीर जी कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन देखा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। हम क्या करते हैं सारी उम्र कमियां निकालते हैं, लेकिन जहां निकालनी चाहिए वहां नहीं निकालते, जहां नहीं निकालनी चाहिए वहां निकालते हैं। रिवर्स कर दें अगर इस प्रोसेस को तो परिवर्तन हो जाए बड़े, लेकिन वो कर नहीं पाते, आसान नहीं होता। क्योंकि अपनी तरफ उंगली उठाना सबसे मुश्किल काम है। यही चारित्रिक बल है। महात्मा गांधी जैसे लोग कर पाते हैं, ये तो एक एग्जाम्पल है। मतलब उस लेवल के लोग कर पाते हैं जो योग के अंदर सत जाते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि जिन्होंने अंगीकार कर लिया होता है, जिनका जीवन ही योग वाला बन जाता है, वो कर पाते हैं। इतना आसान नहीं है। तभी तो 100 कौरवों 5 पांडवों 105 शिष्य थे द्रोणाचार्य के, और उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा था युधिष्ठिर जो ये कह पाया कि मेरे को सही ढंग से पाठ याद हुआ है, सदा सच बोलो। 104 को तो याद ही नहीं हुआ। ये कह देने से कि सदा सच बोलो कोई सच थोड़ी बोलने लगता है, उसको जीवन में आत्मसात करना पड़ता है, अपने आचरण में उतारना पड़ता है। और वो फिर उपदेश भी क्या हुआ, जो है ना, वो कहावत है ना कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, है ना। दूसरों को उपदेश करने में तो सारे ही कुशल हैं, आजकल के समय में सारे ही ज्ञानी हैं, लेकिन वो चरित्र के अंदर उतारना, अपने आचरण के अंदर उन अच्छी गुणों को लेके आना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और वो तभी कर पाता है आदमी जब अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना शुरू करता है। सबसे पहली यात्रा की शुरुआत यहीं से है कि आप अपनी कमियों को देखो और अपनी खूबियों को पहचानो, खूबियों को बढ़ाओ, कमियों को दूर करो। तो धीरे धीरे करके क्या होगा, रिफाइन होते चले जाओगे। जैसे पानी को गैस पे रख दो और नीचे आग लगा दो, ठीक है ना, धीरे धीरे वाष्प करके बनना शुरू होएगा, तो वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है। जब वो वोलेटाइल होकर उड़ेगा, वेपर्स बनेंगे, जो वो पानी निकलेगा स्टीम के जरिए, उसको जब इकट्ठा करेंगे तो 100% प्योर पानी है वो। जो बारिश, पहली बारिश के बाद नहीं, दूसरी बारिश का जो पानी आता है ना, वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है पानी की। पहली बारिश में तो मिट्टी के कण से घुल जाता है, क्योंकि वो पानी समुद्र से या नदियों से उड़ा है, और फिर वो वाष्प बन के जो नीचे पानी आ रहा है दोबारा से कंडेंसेशन हो गए, वो प्योरेस्ट फॉर्म है पानी की। तो ऐसी प्योरेस्ट फॉर्म क्या है? गोल्ड की प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी है? 24 कैरेट गोल्ड। 24 कैरेट गोल्ड कौन सा होता है? जिसमें कोई मिलावट नहीं होती। 21, 22, 23 कैरेट वाले जो गोल्ड होते हैं मिलावट वाले होते हैं। तो 24 कैरेट गोल्ड बनने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको अग्नि से गुजरना पड़ता है, ताप करना पड़ता है। और ताप का मतलब है संस्कार। जितने भी जीवन के अंदर दुख आते हैं वो भी आपको मजबूत करने का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन वो हमारी अपनी परसेप्शन है, प्रत्यक्षीकरण है कि हम उसे कैसे लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको? अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है और कमियों को पहचानना है, उस पर काम करना है। तो इस जर्नी के ये 4 पड़ाव हैं। इन चारों पे चल के आपको पता लग जाएगा, अगर आप सीरियसली करोगे तो पता लग जाएगा कि आप क्या हैं, ठीक है। और इसका एक प्रैक्टिकल तरीका है, प्रैक्टिकली कैसे करें इन चीज़ों को, उसका भी एक तरीका है, वो भी समझते हैं। तो उसमें सबसे पहला काम क्या है? माइंडफुलनेस मेडिटेशन करना।
माइंडफुलनेस मेडिटेशन क्या है? ध्यान की एक विधि है जो महात्मा बुद्ध ने दी थी, ठीक है। इसे हम महात्मा बुद्ध के शब्दों में विपश्यना बोलते हैं। वि मैंने विशेष और पश्य मैंने देखना, विशेष देखना। इसमें सिंपल टेक्निक है, आप बैठ जाओ, अपनी आती जाती सांस को देखना है बिना जजमेंटल हुए, बिना किसी तरह का निर्णय लिए, अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचना, देखना है बस। जो सांस आएंगे जो जाएंगे उनको देखना है, उसका साक्षी बनना है, दृष्टा बनना है। जो भी हो रहा है, जो भी विचार आ रहे हैं, आने दो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका मन जो है वो टिका होना चाहिए सांसों के ऊपर, क्योंकि सांस एक लाइव चीज है जो हो रही है कंटिन्यूअस। सांस आ रहे हैं जा रहे हैं, लाइव चीज है, तो लाइव चीज के ऊपर आपका ध्यान जा रहा है। धीरे धीरे क्या होगा, जब आपका अभ्यास दृढ़ हो जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे करके क्या होगा कि विचारों का फ्लो कम होना शुरू हो जाएगा। मान लो आप 1 महीने के लिए घूमने चले गए, यात्रा पे चले गए, टूर पे चले गए, और 1 महीने के बाद वापस आए घर में आप, तो घर में क्या हो जाता है, जब आप घर खोलोगे तो स्मेल आएगी, धूल होगी, मिट्टी होगी, कहीं जाले लग जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही हमारे दिमाग के साथ हुआ है, हमने कभी इसके अंदर जाने की कोशिश नहीं करी। तो जब आप ध्यान करना शुरू करते हो, ध्यान करना शुरू करना पहली बार बिल्कुल वैसा है जब आप एक बंद मकान को, काफ़ी लंबे समय से जो बंद पड़ा है, उसको खोलते हो। तो जब आप खोलोगे तो क्या होगा, बुरे बुरे गंदे गंदे अजीब अजीब से विचार आएंगे दिमाग के अंदर, और मन करेगा रुक जाए यार बस, शांत कर, फिर आप उठ जाओगे। लेकिन वहाँ बैठे रहना, आपको लगातार बैठे रहना है। तो जब आप बैठे रहोगे तो धीरे धीरे करके वो विचार शांत होते चले जाएंगे। ये बाधाएं जो हैं, ये डिस्ट्रैक्शन जो है, ये मनुष्य को परेशान करती है हमेशा से। तो धीरे धीरे करके माइंडफुलनेस करते करते आपका ध्यान सुदृढ़ हो जाएगा, और फिर आपके जब मन शांत होता है तो वो ज़्यादा अच्छा सोच पाता है। और जब मन के अंदर तरंगे उठती हैं तब मन अच्छे से सोच नहीं पाता, डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक पौंड है, तालाब है, उसके अंदर आपने कंकड़ डाल दी तो लहरें उठेंगी, वो रिपल्स जो आएंगी वो आपको, आपकी दृष्टि को बाधित कर देंगी। आप जो पौंड के नीचे है वहाँ तक अपनी निगाह नहीं लेके जा सकते, क्योंकि वो लहरों ने वो क्या कर दिया, दृष्टि को बाधित कर दिया, दृष्टि के अंदर हडल पैदा कर दी। और जब वो लहरें शांत हो जाएंगी, पानी साफ है, तो आपको नीचे तक दिखेगा। वही हाल हमारा अपना है। हमारे मन के अंदर क्या एक्चुअल में छिपा है, हम अपने आप से क्या चाहते हैं, हम किस लिए दुनिया में आए हैं, वो तभी आपको पता लगेगा जब आपका मन शांत होगा। और मन शांत करने का सर्वोत्तम तरीका है मेडिटेशन, और मेडिटेशन में भी सबसे अच्छा तरीका है माइंडफुल मेडिटेशन। तो पहला काम आपको क्या करना है, माइंडफुल मेडिटेशन करना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है, जर्नलिंग। जर्नलिंग का क्या होता है, जर्नलिंग होता है लिखना। आप एक समय फिक्स कर लो दिन के 10-15 मिनट के लिए, सुबह शाम जब भी आपको टाइम लगे, रात को जर्नलिंग करो, लिखो, अपने बारे में लिखो, अपने अनुभवों के बारे में लिखो, अपनी इच्छाओं के बारे में लिखो, अपने लक्ष्यों के बारे में लिखो, अपनी कमजोरियों के बारे में लिखो, अपनी खूबियों के बारे में लिखो, लिखने की आदत डालो। और जहाँ से आपको जो मिले वो लिखो, आपके बारे में जो आपको समझ आए वो सारा लिखो। लगातार जर्नलिंग के अभ्यास करते करते एक वो समय आता है जब आपको समझ आने लगता है कि मैं एक्चुअल में क्या हूँ। सबसे मुश्किल सवाल है ये सबसे मुश्किल सवालों के उत्तर पाने का मैं तरीका बता रहा हूँ आज, क्योंकि आज का दिन मैंने इसलिए चुना कि आज शिक्षक दिवस है, टीचर्स डे है। तो मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि जो चीज़ें मेरे को बहुत लंबे समय के बाद समझ आई वो आप लोगों को कम उम्र में पहले समझ आ जाए, ताकि आपको फ़ायदा मिल सके, ठीक है। तो दूसरा काम क्या करना है, आपने लिखने की प्रैक्टिस करनी है। हर रोज़ 5 मिनट लिखो, बेशक ज़्यादा ना लिखो, 1 पन्ना लिख लो, इतना सा, आधा भी लिख लोगे, आदत डालनी है। ये सोच के कि टाइम नहीं मिलता तो वो नहीं है। जो भी आपके मन के अंदर आता है, जो भी अच्छा बुरा आता है, जो भी सही गलत आता है, ठीक है, जो भी शुभ अशुभ आता है, कुछ भी आता है वो लिखो, ताकि जब लिखोगे ना, हमें बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में पता ही नहीं होती। हमें सारी दुनिया के बारे में, मेरे को दलबीर के बारे में पता है कैसा है, समीर के बारे में पता है, अमित के बारे में पता, नीलम के बारे में पता है, ये कैसे, अपने बारे में नहीं पता। समस्या क्या, अपने बारे में नहीं पता होता। हम सारी दुनिया की जानकारी रखते हैं, लेकिन अपने बारे में हमें पता नहीं होता। क्यों नहीं पता होता, कभी हमने कोशिश ही नहीं करी उसके लिए। हमारी गलती नहीं है, करने के लिए बताया ही नहीं गया, करनी कैसे। और जब तक हमें अपने बारे में नहीं पता होगा तो अपने पैशन का कैसे पता लगेगा, अपनी वैल्यूज़ का कैसे पता लगेगा, अपने बिलीव्स का कैसे पता लगेगा, हम क्या हैं ये कैसे पता लगेगा, मैं कौन हूँ ये कैसे पता लगेगा। इस प्रश्न का उत्तर पाना इतना आसान थोड़ी है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए इतने दर्शन रच दिए गए, इतने धर्म रच दिए गए, इतनी दुनिया के अंदर लड़ाइयाँ इस प्रश्न को लेके हुई, अब तक हो रही है। सारे धर्म लड़ते हैं ना आपस के अंदर,
किसके लिए लड़ते हैं? इसीलिए लड़ते हैं। धर्मों के आने का मतलब क्या है? क्यों आए धर्म? इसी उत्तर प्रश्न के उत्तर के लिए आए। और जब तक आज तक नहीं कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इसका मतलब आपस में विवाद है। तो हमें जरूरत क्या है किसी धर्मों की, दर्शनों की? हमारे अंदर भगवान ने बुद्धि दी है, हमें तरीका अगर समझ आ गया तो हम खुद भी कर सकते हैं ये प्रश्न का उत्तर, बिना किसी पक्ष विपक्ष में घुसे हुए, बिना किसी दर्शन या धर्म की सहायता के कर सकते हैं ना खुद। क्या जरूरत है हमें किसी और चीज़ की? तीसरा काम है सीक फीडबैक। सीक, इसका मतलब क्या है? हमें अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती। जैसे हमने बात करी, हम दूसरों के बारे में जानते हैं, तो दूसरों से पूछो ना फिर, भाई बता मेरे बारे में, मैं कैसा हूँ। हो सकता है कोई ऐसी बात समझ आ जाए कि जो दूसरों को पता हो, मेरे को ही ना पता हो। 10 लोगों से पूछोगे, 10 लोगों की बातें लिखोगे, उसमें से कॉमन चीज़ें निकाल लो, फिर देख लो भाई मैं यहाँ से वेरीफाई होता हूँ कि नहीं। हमारी एक समस्या भी है बहुत बड़ी कि हम सत्यापित कराना चाहते हैं दूसरे व्यक्ति से कि मैं ठीक हूँ या गलत हूँ। हमारी बड़ी समस्या है बहुत बड़ी। हम हमेशा वैलिडेशन चाहते हैं, भाई वो बंदा मेरे को वैलिडेट कर दे तो मैं ठीक हूँ। मतलब आपके पास यार इतने साल हो गए आपको काम करते हुए, आपको किसी और की वैलिडेशन की जरूरत क्यों है? भाई जो आप कर रहे हो आपको खुद पता होना चाहिए कि ये गलत है, ठीक है। वो इसलिए पता नहीं होता कि हम अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। और प्रश्न चिन्ह क्यों लगाते हैं? कि हम अपने आप को जानते नहीं। और जब हम अपने आप को जानते नहीं तो फिर अपने आप पे विश्वास कैसे करें? विश्वास तो आप उसी चीज़ के करोगे ना जिस पे आप 100% कॉन्फिडेंट होंगे कि हाँ मेरे को ये चीज़ पता है, क्लियर हूँ मैं इस बारे में। आत्मविश्वास तभी तो आदमी का अच्छा होता है जब उसको पता हो कि हाँ मैं ठीक हूँ, कन्फ्यूजन नहीं है कोई भी। और जब कन्फ्यूजन होता है तो प्रश्न चिन्ह लगता है। इसलिए हम वैलिडेशन चाहते हैं दूसरे से। तो जब चाहते हैं तो फिर ढंग से चाहो, फिर फीडबैक मांगो उनसे, भाई मैं कैसा हूँ। जब चाह ही रहे हैं तो ढंग से चाहो ना, फिर मांगो उनसे फीडबैक मांगोगे तो कुछ ना कुछ अपने बारे में पता लगेगा आपको। कितनी बड़ी विडंबना है वैसे ये। अपने बारे में जानने के लिए हमें दूसरों की जरूरत है। अपने बारे में हमें खुद नहीं पता, दूसरों की जरूरत है ये जानने के लिए कि मैं कौन हूँ। चौथा है एंगेज इन सेल्फ इवेल्युएशन। ये बात हमने पिछले वीडियो में की थी सेल्फ इवेल्यूशन की, कि हमें एक ऐसा समय रखना है कि जब हम दिन भर की इवेल्यूशन करें, आत्म मूल्यांकन करें कि हमने आज में किया क्या है। जब हम डेली ऐसा करने का प्रयास और अभ्यास करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसे चैप्टर खुलते हैं जो हमारे लिए भी नहीं होते हैं। अगर आप नहीं करोगे तो आपको कभी पता नहीं लगेगा कि आप कौन हो, लेकिन आप करोगे तो आपको पता लगेगा आप कौन हो। आपकी दृष्टि जो है उस पर, आपकी दृष्टि पे धूल जमी हुई है, उस धूल को हटाने का काम है सारा सेल्फ डिस्कवरी। और उसको आप ही हटा सकते हो, दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा सकती। और जब तक वो धूल नहीं हटेगी आपको 360 डिग्री कभी नज़र नहीं आएगा। आपको हमेशा थोड़ा सा हिस्सा नज़र आएगा, लेकिन जैसे जैसे धूल उठनी शुरू होएगी आपको क्लियर पिक्चर नज़र आएगी। अब देखो जब धुआं होता है या पोल्यूशन होता है तो आसमान के तारे भी छुप जाते हैं, लेकिन जब आकाश क्लियर होता है बारिश के बाद, देखा आपने कितना सुंदर आकाश दिखता है, तारे दिखते हैं बढ़िया बढ़िया। तो ऐसे ही जो धूल का पर्दा है वो हमारी आंखों पे पड़ा हुआ है और बहुत लंबे समय से पड़ा हुआ है। उसको हटाने के लिए हमें सेल्फ डिस्कवरी करनी है, अपने आप को जानना है। और अपने आप को जानने से खाली आप अपने आप को नहीं जानते। जब आप अपने आप को जान लेते हो तो पूरी दुनिया को जान लेते हो, ये मजे की बात है। और जब आप पूरी दुनिया को जानने की कोशिश करते हो तो किसी को भी नहीं जानते, क्योंकि आपकी जो दृष्टि है वो कोणीय हो जाती है उस समय, एक छोटे से एंगल पे देख पाती है। और जब आप अपने आप को जान लेते हो तो आप 360 डिग्री जान लेते हो, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा अहम ब्रह्मस्मि। अपने आप को जानने का मतलब क्या है? अपने आप को जानने का मतलब है संसार को जानना, क्योंकि सारा संसार उन्हीं अणुओं से, उन्हीं कणों से, उन्हीं तंतुओं से बना है जिससे मैं बना हूं। तो अपने आप को जानने का अर्थ क्या हुआ? सबको जानना हो गया ना। जैसे एक समुंदर है, समुंदर की एक बूंद को जानने का मतलब क्या है? समुद्र को जानना। जान लोगे ना आप समुद्र की प्रॉपर्टी क्या है। एक बूंद को जान लिया अगर, समुद्र की एक बूंद भी H2O है, पूरा समुद्र भी H2O है। ऐसे जो मैं हूं वही सारा संसार है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो पर्वत हैं, चाहे फिर जीव जंतु हैं, चाहे मानव है, कोई भी है, ठीक है। और अगर हम साइंस की माने, थियोरी ऑफ इवोल्यूशन को माने, तब भी ये बात सच होती है। हमारे पूर्वज अगर बंदर थे, हमारे पूर्वज अगर आदि पुरुष थे, आदि लोग थे, तब भी ये बात सच होती है कि कभी ना कभी एक
क्या बना, एक कोशिका बनी, एक सेल बनी, सिंगल सेल बनी एक, उससे जीवन शुरू हुआ पानी से, उसी से पेड़ पौधे बने, उसी से जीव जंतु बने, इसी से हम बने, तब भी हम एक हैं। और हमारे सनातन की दृष्टि से भी हम एक हैं, अहम ब्रह्मस्मि। तो फर्क का, भेद का है। तो अपने आप के जानने की यात्रा खाली अपने की जानने की यात्रा नहीं है, अपने की जानने की यात्रा पूरे ब्रह्मांड को जानने की यात्रा है। तो अगर आप पूरी दुनिया को जानना चाहते हो तो अपने से शुरू करो, और अपने को जान लिया फिर सबको जान लिया, फिर यात्रा ही खत्म हो जाती है। और नंबर 5 पे है सेट ए पर्सनल गोल। एक जीवन के अंदर लक्ष्य जरूर बनाओ। जब आपको समझ आ गया आपका पैशन क्या है, आपका जुनून क्या है, आपकी वैल्यूज क्या है, आपके पुराने अनुभव क्या हैं, तो आपको अपने बारे में समझ आ गया। फिर आप एक लक्ष्य बनाओ। जब आप लक्ष्य बनाते हो तो आपकी सारी चेतना एक ही तरफ काम फोकस हो जाती है, वो लेज़र की तरह से। जैसे एक ऑर्डिनरी लाइट और लेज़र लाइट में फ़र्क होता है, वैसे ही जब आप एक गोल बना लेते हो तो आपका चिंतन लेज़र की तरह से काम करता है, क्योंकि पूरी की पूरी आपकी कॉन्शियस, पूरी की पूरी आपकी इंद्रियां, उनके विषय, आपकी बुद्धि, इंटेलिजेंस, सारे के सारे आपको उस लक्ष्य से मिलाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। वो शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग है ना कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में आपकी सहायता करती है। इंपॉर्टेंट क्या हुआ, शिद्दत से चाहना, यानी जुनून के लेवल पे जाके किसी चीज़ को चाहना। शिद्दत का मतलब जुनून के लेवल पे। तो ये 5 इस जर्नी के हमने जाने की क्या क्या स्टेप हैं और क्या क्या प्रैक्टिकल तरीके हैं जिससे हम अपने आप को जान सकते हैं, सेल्फ को डिस्कवर कर सकते हैं, अवेयर हो सकते हैं कि मैं कौन हूँ। ये एक रास्ता है, ये एक पाथ है। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये वीडियो पूरा करते हैं। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।